हेलो। इस वीडियो में हम यूनिट 2 कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एंड डिमांड कवर करेंगे, पार्ट 8 उसका। ओके, सो ये लास्ट पार्ट है इस यूनिट का। सो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम और डिमांड हमने डिस्कस कर लिया है। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हमने टोटल दो, एक तो हमने ऑर्डिनल अप्रोच डिस्कस कर ली, यानी कि जिसमें इंडिफरेंस कर्व था, और दूसरा जो है कार्डिनल अप्रोच हमने डिस्कस कर ली, जिसमें मार्जिनल यूटिलिटी है ना, यानी कि टोटल यूटिलिटी, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी जिसमें हमने डिस्कस किया था। तो इन दोनों में हमने इक्विलिब्रियम कंडीशंस देखी थी, तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में हम डिस्कस कर चुके हैं। ओके, और 6, 7, 8 जो पार्ट है वो डिमांड के ऊपर है, तो ये लास्ट पार्ट है इसका डिमांड में। ठीक है, तो हम पार्ट 8 में ये चार टॉपिक मेनली डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट टॉपिक इज़ द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सो इसमें हम डिमांड इलास्टिसिटी के बारे में डिस्कस करेंगे एंड मेथड्स टू फाइंड द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, और इसके क्या मेजरमेंट्स होते हैं या मेथड्स होते हैं वो भी डिस्कस करेंगे, एंड द डिग्रीज ऑफ द इलास्टिसिटी। ओके, एंड द लास्ट पॉइंट इज द फैक्टर अफेक्टिंग द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ओके, या क्या कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो प्राइस इलास्टिसिटी को इम्पैक्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक विच इज़ द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को समझने से पहले पहले हम इस वर्ड को समझ लेते हैं, इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी का मतलब होता है फ्लेक्सिबिलिटी, है ना। और या फिर आप फ्लेक्सिबिलिटी बोल दो, या आप दूसरा वर्ड यूज़ कर सकते हो, रिस्पॉन्सिवनेस। रिस्पॉन्सिवनेस, रिस्पॉन्सिवनेस, ठीक है। तो इलास्टिसिटी का मतलब होता है फ्लेक्सिबिलिटी या रिस्पॉन्सिवनेस। ओके, सो इलास्टिसिटी मीन्स हाउ वन वेरिएबल changes if there is a change in another related variable। ठीक है, तो लेट सपोज करते हैं दो वेरिएबल आपस में दूसरे से रिलेट करते हैं, x एंड y। ठीक है, तो अगर मैं x में कुछ चेंजेस करता हूँ तो इसका इम्पैक्ट जो है वो y में कितना पड़ रहा है, ये कैसे पता करते हैं हम, ये इलास्टिसिटी से पता करते हैं, है ना। या फिर y में अगर कोई चेंजेस कर रहा हूँ मैं तो इसका x पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, तो ये कितना इम्पैक्ट पड़ा ये कैसे पता चलता है, ये इलास्टिसिटी से पता चलता है। ओके, सो हमें पता है कि डिमांड में दो वेरिएबल्स होते हैं, मेनली बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं, जिसमें हमने प्राइस भी देखा है ना, जिसमें हमने देखा था ना ये फंक्शन लास्ट पार्ट में, कि डिमांड इज द फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ ऑन गुड्स, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इनकम, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, फिर उससे हमने फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस देखी थी प्राइस की, फिर नंबर्स ऑफ कंज्यूमर। तो ये सारे फैक्टर्स हैं, है ना। तो हम यहाँ पर सिर्फ तो जैसे देखो इनकम वेरिएबल है, तो इनकम के चेंज होने पर डिमांड में कितना चेंज हुआ, ये डिमांड इलास्टिसिटी में हम पढ़ते हैं। ठीक है, प्राइस इसमें चेंजेस होने पे इसमें कितना इम्पैक्ट पड़ा, ये हम इलास्टिसिटी डिमांड में पढ़ते हैं। ओके, सो आगे देखते हैं। तो इलास्टिसिटी का मतलब होता है कि एक वेरिएबल के चेंज होने पर दूसरे वेरिएबल पर कितना इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो उसको मेज़र करने का जो तरीका होता है वो होती है इलास्टिसिटी। ओके, या फिर बोल सकते हो, जैसे अगर और एग्जांपल दूं मैं, तो जैसे एक रेगुलेटर है बोल सकते हैं, जैसे लगा रहता है जो फ़ैन कुछ स्पीड, जो फ़ैन स्पीडर होता है ना, जिससे हम ऑन ऑफ करते हैं, उसके बाद फिर स्पीड जो है मेंटेन करते हैं। तो हमें पता है कि ये मान लेते हैं ये वो है जिसमें ये नंबर दिया है 1 2 3 4 5 है। तो अगर हम एक पर करेंगे तो पंखा चल जाएगा, फ़ैन चल जाएगा। फिर हमने दूसरे वेरिएबल पे जैसे ही किया, यानी कि जब एक वेरिएबल, यानी कि जब मैंने एक वेरिएबल चेंज किया एक तरीके से, इसमें हमने चेंज किया, तो जो फ़ैन है इसकी स्पीड में कितने चेंजेस आएंगे, ये क्या बताता है, ये इलास्टिसिटी बताता है ना, कि कितना चेंज आ रहा है। और 1 से 2 1 3 तो इसमें चेंज करते जाएंगे, और इसका इम्पैक्ट जो है किस पे पड़ेगा, फ़ैन की स्पीड पे। अगर आपने एक्सेलरेटर देखा होगा, तो एक्सेलरेटर जितना तेज़ हम प्रेस करते हैं उतनी ज़्यादा स्पीड जो है गाड़ी की चलती है। तो एक्सेलरेटर में अगर हम चेंज कर रहे हैं तो इसका इम्पैक्ट जो है किस पे पड़ता है, गाड़ी की स्पीड पे पड़ता है। ओके, तो इलास्टिसिटी क्या बताता है, इलास्टिसिटी बताता है कि अगर वन वेरिएबल में चेंज आ रहा है तो उसका इम्पैक्ट दूसरे वेरिएबल पर कितना पड़ेगा, ये इलास्टिसिटी पता चलता है। पर हम क्या पढ़ रहे हैं, हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में दो वेरिएबल्स, कौन कौन से वेरिएबल्स होते हैं, एक वेरिएबल्स होता है डिमांड, और दूसरा जो वेरिएबल्स होता है वो बहुत सारे होते हैं, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स हो गया, इनकम हो गया, है ना, नंबर्स ऑफ कंज्यूमर्स हो गए, एट्सेट्रा, है ना। तो इसमें हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ये बताता है कि प्राइस के चेंज होने पर क्वांटिटी पे कितना चेंज आया,
प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स के चेंज होने पर इस पे कितना चेंजेस आया और इनकम के चेंजेस होने पर इस पे कितना चेंजेस आया, है ना। तो एक वेरिएबल में अगर चेंजेस आ रहे हैं इन सभी वेरिएबल में, तो इसका इम्पैक्ट जो है वो क्वांटिटी डिमांड पे कैसे कितना पड़ रहा है, कितना बढ़ा है, कितना कम हुआ है, ये कैसे पता करते हैं हम, ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से पता करते हैं। ओके, सो डिमांड इलास्टिसिटी ये बताता है कि एक वेरिएबल के चेंज होने पर दूसरे, यानी कि प्राइस के चेंज होने पर इसका डिमांड पर कितना इम्पैक्ट पड़ रहा है। ओके, सो आइए देखते हैं। सो द इलास्टिसिटी मीन्स द सेंसिटिवनेस और रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ द डिमांड टू द चेंज इन प्राइस। तो प्राइस के चेंज होने पर, अब देखो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो अलग भी हो सकता है ना। अब अगर मैं सिर्फ प्राइस के चेंज होने पर, यानी कि जो अगला वेरिएबल है, अगर मैं प्राइस लूँ और यहाँ डिमांड लूँ, तो इनके बीच में रिलेशन है, ठीक है। कैसा रिलेशन है, लॉ ऑफ डिमांड क्या बताता है, नेगेटिव रिलेशन है। ओके, सो अगर प्राइसेस में चेंजेस होते हैं तो इसका इम्पैक्ट डिमांड पे पड़ेगा। तो ये क्या है, ये भी इलास्टिसिटी बता रहा है, पर ये सिर्फ प्राइस और डिमांड के बीच में इलास्टिसिटी बता रहा है। इसको हम बोलते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ओके, सो ये इंपॉर्टेंट टर्म है। तो अगर हम ये स्टडी कर रहे हैं दो वेरिएबल जहाँ प्राइस के चेंज होने पर इसकी डिमांड पर कितना इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अगर मैं प्राइस की जगह पे कोई दूसरा वेरिएबल लेता हूँ, लेट सपोज करते हैं इनकम लेता हूँ, तो इनकम के चेंजेस होने पर इसका इम्पैक्ट जो है डिमांड पे कितना पड़ रहा है, तो ये भी डिमांड इलास्टिसिटी, क्योंकि इसका डिमांड पे इम्पैक्ट पड़ रहा है। ओके, पर हम इसको प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड नहीं बोलेंगे, इसको हम इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बोलेंगे। ओके, सो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ओके, सो जो वेरिएबल है उसके अकॉर्डिंग अगर इस पर डिमांड पड़ रहा है तो हम क्या पढ़ेंगे, हम यहाँ आपके सिलेबस में सिर्फ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, यानी कि प्राइस के चेंजेस होने पर इसका डिमांड पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ये हम इसमें स्टडी करते हैं। ओके, वैसे तीन टाइप की इलास्टिसिटी होती हैं, यानी कि तीन वेरिएबल्स को हम अलग अलग स्टडी अगर करें, तो पहला जो होता है वो हमने डिस्कस कर लिया है, ठीक है। पहला जो होता है वो होता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में PED लिखते हैं, ठीक है। दूसरा होता है, इसमें दो वेरिएबल कौन से होते हैं, प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड, है ना। दूसरा होता है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जिसमें हम YED या फिर IED लिखते हैं, है ना। Y को भी इनकम से डिनोट करते हैं, इसलिए आप लिख सकते हो, है ना, ये I है। और थर्ड होता है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में CED, है ना। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में क्या होता है, हम प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स में अगर चेंजेस करते हैं तो उसका क्वांटिटी डिमांड पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है ये बताता है। ओके, पर हमारा जो मेन मोटिव होगा वो ये होगा कि ये पहला प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद दीज टॉपिक्स। Okay, so the price elasticity of demand is a measurement of the change in consumptions of a product in relation to the change in its price. तो प्राइस के चेंज होने पर उसके कंजम्पशन पर कितना इम्पैक्ट पड़ रहा है, ये क्या बताता है, ये प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर करता है। ओके, अब इसको मेजरमेंट करने का क्या तरीका होता है, मेजरमेंट करने का तरीका ये होता है ना। जहाँ पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, इसमें ये बताया गया है कि ये नेगेटिव साइन पहले लगाया गया है, फिर लिखा गया है कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, यानी कि प्राइस में कितना परसेंट चेंज आने पर क्वांटिटी में कितना परसेंट चेंज आ रहा है, ठीक है। ये बताता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ओके, तो यहाँ देखो ये प्राइस है और ये क्वांटिटी है, दो वेरिएबल है ना। अगर मैं इसी की जगह इनकम लिख दूँ, प्राइस की परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी अपॉन में परसेंटेज चेंज इन इनकम, तो ये इनकम इलास्टिसिटी हो जाएगी, है ना, क्योंकि यहाँ इनकम को चेंज कर रहा हूँ और इसका इम्पैक्ट देख रहा हूँ क्वांटिटी पर कितना पड़ेगा, तो ये इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हो जाएगी। और ये क्या है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ओके, सो अगर हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बात करें ओनली, तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में परसेंटेज चेंज इन डेल्टा क्यों अपॉन में परसेंटेज चेंज इन डेल्टा P से डिनोट किया जाता है। और ये माइनस साइन इसलिए लगाया जाता है क्योंकि प्राइस और क्वांटिटी के बीच में नेगेटिव रिलेशन होता है, ये हमने डिमांड लॉ में भी पढ़ लिया है। ओके, अगर इनके बीच में जो रिलेशन है वो यहाँ साइन लगता है, अगर पॉजिटिव रिलेशन बाई चांस होता है तो यहाँ पॉजिटिव आता है। ओके, या कुछ नहीं लिख सकते हैं। सो इलास्टिसिटी डिमांड इज क्लासिफाइड इनटू थ्री टाइप्स
three types based on the many elements that influence the quantity of desired product. So price elasticity of demand पहला होता है, हमने पढ़ लिया. क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये भी हमने देख लिया. और इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जिसको हम IED से डिस्कस करते हैं. ओके. और इसको अगर हमने देखा कि इसको हम कैसे, इसका फार्मूला अगर हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बात करें. ओके. सो अगर हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बात करें PED, तो इसको हम कैसे मेज़र करेंगे. हमें पता है प्राइस और क्वांटिटी के बीच में नेगेटिव रिलेशन होता है, इसलिए माइनस साइन लगा दिया. तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी यानी कि डिमांड अपॉन में परसेंटेज चेंज इन प्राइस. अगर मैं इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बात करूं, तो देखो यहाँ पर अगर नॉर्मल गुड्स है तो नॉर्मल गुड्स में पॉजिटिव रिलेशनशिप होती है इनकम और क्वांटिटी के बीच में, पर इन्फीरियर गुड्स में नेगेटिव होती है. तो अगर इन्फीरियर है तो हम नेगेटिव लिख सकते हैं, अगर नॉर्मल है तो हम लिख सकते हैं ना. तो यहाँ पर नॉर्मल मान के चलते हैं तो पॉजिटिव में आएगा. तो यहाँ क्या लिखेंगे, परसेंटेज चेंज इन क्यू अपॉन में परसेंटेज चेंज इन वाई, यानी कि इनकम आई भी लिख सकते हो. उसके बाद अगर मैं क्रॉस इलास्टिसिटी की बात करूँ तो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को XCD से डिनोट किया जाता है. ठीक है. क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में क्या होता है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी ऑफ वन गुड, है ना. लेट सपोज करते हैं दो गुड्स हैं X और Y. तो एक गुड के प्राइसेस में चेंज होने पर दूसरे गुड के डिमांड पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, ये स्टडी करते हैं ना हम. तो अगर परसेंटेज चेंज इन डेल्टा X, तो नीचे क्या आएगा, परसेंटेज चेंज इन इसका प्राइस नहीं आएगा, दूसरे गुड्स का प्राइस आएगा PY. ओके. ये आपको ध्यान रखना है, यानी कि Y गुड्स के प्राइसेस में चेंज आ रहा है तो इसका X गुड पर कितना डिमांड में इम्पैक्ट पड़ रहा है. ओके. ये क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बताता है. तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा. आगे स्लाइड पे चलते हैं. अब हम इसमें मेथड्स टू मेजरमेंट ऑफ द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड डिस्कस करेंगे कि कौन से मेजरमेंट होते हैं. देखो हम सिर्फ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पे फोकस करेंगे. ओके. सो द फर्स्ट मेथड इज़ द परसेंटेज ऑफ प्रोपोर्शनेट मेथड, जो भी हमने अभी डिस्कस किया, जिसमें प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैसे निकलता है, परसेंटेज चेंज इन क्यों अपॉन में परसेंटेज चेंज और ये नेगेटिव साइन. ओके. दूसरा है ग्राफिकल मेथड, तीसरा है टोटल एक्सपेंडिचर मेथड. ठीक है. और चौथा है आर्क एंड मिड पॉइंट मेथड. ओके. सो एक एक करके हम इन्हें डिस्कस करेंगे और आगे देखेंगे. सो इसमें हम पहला मेथड डिस्कस करेंगे, परसेंटेज मेथड और प्रोपोर्शनेट मेथड. ओके. परसेंटेज मेथड में हमने डिस्कस कल ये फार्मूला हमने देखा था, जिसमें परसेंटेज चेंज इन डेल्टा क्यू अपॉन में परसेंटेज चेंज इन डेल्टा पी. डेल्टा का मतलब होता है चेंज होना. ओके. सो यहाँ डेल्टा क्यों कैसे पता चलेगा कि जो डिमांड में चेंजेस आए हैं, है ना, प्राइस के चेंज होने पर डिमांड में चेंजेस आए हैं. तो कैसे लिखेंगे, जो न्यू डिमांड आई है माइनस में ओल्ड डिमांड. आप ओल्ड माइनस न्यू भी कर सकते हो, कैसे भी, आपको चेंज निकालना है सिर्फ. ओके. और डेल्टा पी कैसे निकलेगा, डेल्टा पी भी न्यू प्राइस जो आया है, यानी कि जो चेंज होने के बाद जो प्राइस है और चेंज होने से पहले जो प्राइस था. ओके. इसको कर लेंगे तो ये चेंज आ जाएगा. पर अगर हम परसेंटेज में इसे फाइंड आउट करने की कोशिश करें तो कैसे निकलेगा, डेल्टा क्यू अपॉन में जो ओल्ड वाला था इनटू में 100, और परसेंटेज चेंज इन डेल्टा पी कैसे निकलेगा, परसेंटेज में अगर इसे कन्वर्ट करना है तो ये क्या आएगा, परसेंटेज चेंज इन पी अपॉन में पी, ओल्ड वाला प्राइस ये हमेशा याद रखना इनटू में 100. तो ये परसेंटेज में आ जाएगा. अगर इसी को मैं यहाँ पुट करूँ इस वाले फार्मूले में तो क्या आएगा, डेल्टा क्यू अपॉन में क्यू ओल्ड वाला इनटू में 100 अपॉन में परसेंटेज चेंज पी अपॉन में क्यू, सॉरी पी ओल्ड वाला इनटू में 100. तो ये 100 से 100 कट जाएगा. ठीक है. बचेगा क्या, बचेगा डेल्टा क्यू अपॉन में डेल्टा पी इनटू में पी अपॉन में क्यू. और ये दोनों क्या होंगे, ये ओल्ड वाले होंगे, यानी कि इनिशियल प्राइस और इनिशियल क्वांटिटी. तो ये फार्मूला भी हम यूज़ कर सकते हैं. ठीक है. इसकी जगह पे कभी कभी परसेंटेज अगर आपको नहीं फाइंड आउट करने आ रहा है, डायरेक्ट अगर क्वांटिटी गिवन है तो आप इसमें भी फार्मूला पुट कर सकते हो, है ना, रख सकते हो. एक एग्जांपल लेते हैं. आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये पूरा कॉन्सेप्ट. एक एग्जांपल लेते हैं, यहीं ले लेते हैं. ठीक है. मिटाने की ज़रूरत नहीं है. तो लेट सपोज करते हैं जब प्राइस 10 होता है, यानी कि लेट सपोज करते हैं P0 10 है, तब लोग जो है वो 100 क्वांटिटी डिमांड कर रहे हैं. ओके. और जब प्राइसेस जो है वो कितना हो जाता है, 15 हो जाता है, तो लोग जो हैं वो 150 सॉरी 50 डिमांड करते हैं ना, क्योंकि प्राइस बढ़ रहा है तो क्वांटिटी कम होगी. ओके. तो ये P1 है, इसको 1 मानते हैं क्योंकि ये न्यू है. ओके. सो जब प्राइस 10 थी तो डिमांडेड 10 थी, और प्राइस जब बढ़कर 15 हो गई तो डिमांड घटकर 50 हो गई. ओके. सो अगर मैं
परसेंटेज मेथड से इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फाइंड आउट करने की कोशिश करूँ, यानी कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो कैसे निकलेगा? पहले में क्या चाहिए? डेल्टा क्यू डेल्टा पी, अगर इससे निकालने की कोशिश करें, फिर ओल्ड वाला प्राइस और नीचे वाला क्वांटिटी। तो डेल्टा पी कैसे निकलेगा? डेल्टा पी निकलेगा 15 में से 10 गया 5। डेल्टा क्यू कैसे निकलेगा? 50 में से 100 गया -50, है ना। और ये पुराना वाला प्राइस और पुराने वाली क्वांटिटी गिवन है, हमें पता है फार्मूला क्या होता है, माइनस डेल्टा क्यू अपॉन में डेल्टा पी इंटू में पी अपॉन में क्यू, और ये पी क्या है? ओल्ड वाला है ना। आप लिखो या ना लिखो, पर ये पी ओल्ड वाला होता है, ठीक है। तो ये माइनस में डेल्टा क्यू कितना है? डेल्टा क्यू जो है -50 है, तो आप -50 लिखो यहाँ पर, अपॉन में डेल्टा पी कितना है? 5 है, इंटू में पुराना वाला प्राइस कितना है? 10 है, पुरानी वाली क्वांटिटी कितनी है? 100 है। आप इसे सॉल्व करोगे तो ये 10 आएगा, ये 50 हो जाएगा, और 50 50 माइनस माइनस प्लस जाएगा, तो आंसर क्या आएगा? 1। अब यहाँ इलास्ट्रेटिव डिमांड का जो आंसर आया वो क्या है? 1। 1 का मतलब क्या हुआ? अब इसकी इंटरप्रिटेशन देखते हैं कि इसका मतलब क्या हुआ। इसका मतलब हुआ कि अगर इफ इफ प्राइस चेंज, है ना, इफ प्राइस चेंज बाय 1 रुपी, अगर 1 रुपये से प्राइस चेंज होता है, देन क्वांटिटी डिमांडेड भी विल चेंज बाय 1 यूनिट। ओके, यानी कि देखो नीचे क्या है? नीचे प्राइस है, तो इसका मतलब हमेशा चेंज जो शो करेगा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, वो 1 रुपये के हिसाब से, यानी कि $1 या 1 यूनिट ऑफ प्राइस को ही शो करेगा, ठीक है। लेट सपोज करते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है मेरी कितनी आई है? 2 आई है। इसको मिटा देता हूँ, वी नीड मोर स्पेस टू एक्सप्लेन दिस कॉन्सेप्ट। ओके, सो इसे मिटाते हैं। अब हम इंटरप्रिटेशन देख रहे हैं इसकी, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये इंटरप्रिटेशन देख रहे हैं, ओके। ओके, सो इंटरप्रिटेशन, ओके। सो इलास्टिसिटी डिमांड लेट सपोज करते हैं 2 आ गया, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर प्राइस जो है वो चेंज होता है, अगर प्राइस में चेंज होता है बाय 1 रुपी, देन क्वांटिटी में जो चेंज आएगा वो होगा बाय 2 यूनिट्स, ठीक है। तो ये जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है ये क्या शो करेगा? ये क्वांटिटी में चेंजेस को शो करेगा, और प्राइस में हमेशा एक ही होगा, है ना। अब देखो ये एक क्यों हो रहा है? क्योंकि अब हमें पता है कि जैसे 5 रुपए की अगर चीज़ है, मतलब लेट सपोज करते हैं कि आपने 10 रुपए खर्च किए, ठीक है, तो आपको लेट सपोज करते हैं 2 यूनिट्स मिले, है ना। यानी कि 10 रुपये आपने खर्च किए तो आपको 2 यूनिट्स मिले। अब ये बताओ कि अगर आपको 1 रुपये खर्च करना है तो कितने यूनिट्स मिलेंगे? तो आप क्या करोगे? ये 10 को डिवाइड करोगे ना नीचे, तो 10 को डिवाइड करोगे तो 1 यूनिट पता चल जाएगा 1 रुपये का। तो एग्जैक्टली यहाँ पर भी तो प्राइस डिवाइड हो रहा है ना। ओ सॉरी, ये क्यों है और यहाँ प्राइस है, ओके, ये मिस्टेक हो गई। तो यहाँ पर भी तो प्राइस डिवाइड हो रहा है ना। फार्मूले में क्या है? डेल्टा क्यू अपॉन में डेल्टा पी, ठीक है, परसेंटेज चेंज इन। तो यहाँ देखो पी नीचे हो रहा है ना, इसका मतलब यहाँ 1 प्राइस की बात की जा रही है, 1 यूनिट ऑफ प्राइस की बात की जा रही है, ओके। तो लेट सपोज करते हैं इलास्टिसिटी डिमांड का आंसर आया 2.5। तो इसका मतलब अगर प्राइसेस जो है मेरे 1 रुपये से बढ़ता है तो मेरी क्वांटिटी डिमांडेड जो होगी वो 2.5 यूनिट से कम हो जाएगी। अब ये कम क्यों हो रही है? क्योंकि प्राइस अगर बढ़ेगा तो सामान कम होगा ना, क्योंकि अगर प्राइस बढ़ रहा है, महंगा हो रहा है, तो क्वांटिटी क्या होगी? कम होगी, ओके। और अगर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो 0.5 हो जाता है, तो इसका मतलब प्राइसेस जो हैं वो 1 रुपये से अगर बढ़ रहे हैं तो इसके यूनिट जो है 0.5 से कम हो जाएगी। या फिर अगर प्राइसेस 1 रुपये से कम हो रहे हैं तो इसकी यूनिट 0.5 से बढ़ जाएगी, है ना। या फिर ये भी बोल सकते हो कि अगर 1 रुपये में प्राइस में चेंजेस आता है तो इसका इम्पैक्ट जो है क्वांटिटी में कितने रुपये से चेंजेस आएगा? 0.5 यूनिट से, ओके। तो आगे बढ़ते हैं। दूसरा मेथड जो है वो ग्राफिकल मेथड है। इसमें हम ग्राफ का यूज इस्तेमाल करते हैं, जिसमें एक लीनियर डिमांड कर्व जो है गिवन होता है ना, लीनियर डिमांड कर्व।
एक सिंपल लाइन होती है, स्ट्रेट लाइन होती है, ठीक है। इससे हम देखेंगे कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है, ठीक है। तो इससे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो ईडी क्या है, लोअर सेगमेंट, कैसे फाइंड आउट करेंगे, लोअर सेगमेंट अपॉन में अपर सेगमेंट ऑफ द डिमांड कर्व। तो ये ए और बी जो लाइन है ये क्या है, डिमांड कर्व है, जहाँ ये प्राइस है और ये क्या है, क्वांटिटी है, डाउनवर्ड स्लोपिंग है, ओके। अब देखो लो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैसे पता चले, लोअर सेगमेंट अपर सेगमेंट। तो अगर इस पूरे डिमांड कर्व पे अगर मुझे एम पर, लेट सपोज करते हैं मैं एम पर फाइंड आउट करना चाहता हूँ कि मेरी इलास्टिसिटी कितनी होगी, तब कैसे फाइंड आउट करूँगा, पहले क्या, जैसे एम पॉइंट पर है ना, जैसे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 8 एम पॉइंट, तो कैसे, पहले क्या है, लोअर सेगमेंट है, तो देखो एम पॉइंट के नीचे वाला पॉइंट क्या है, ये वाला है एम और बी, तो एम बी नीचे वाला पॉइंट है, अपॉन में ऊपर वाला सेगमेंट क्या है, एम ए, तो एम ए, ठीक है। तो अगर आप देखोगे कि ये जो m है ये एक मिड पॉइंट है, ओके। तो m क्या है, ये इस पूरे डिमांड कर्व को आधे आधे भाग में बराबर में बांट रहा है ना, डिवाइड कर रहा है। तो इसका मतलब एम बी जो होगा वो एम ए के इक्वल होगा, तो यहाँ इलास्टिसिटी क्या आएगी, 1 आएगी। तो ये जो m पॉइंट है, यानी कि जो डिमांड कर्व का मिड वाला पॉइंट होता है, अगर स्ट्रेट लाइन है तो इसकी इलास्टिसिटी क्या होती है, 1 होती है, ओके। ये हमेशा याद रखना। अगर हम किसी और एम के ऊपर वाले पॉइंट पर अगर बात करें, लेट सपोज करते हैं इस पॉइंट पर बात करते हैं, के पॉइंट पर बात करते हैं, तो देखो के पॉइंट पर इलास्टिसिटी क्या होगी, इलास्टिसिटी के पॉइंट पर क्या होगी। अब देखो के पॉइंट के नीचे वाला पार्ट क्या है, के बी है, और ऊपर वाला पार्ट क्या है, के ए है। अब ये बताओ इनमें से कौन सा बड़ा है, के बी जो पार्ट है वो बड़ा है ना के ए से। तो अगर न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से, तो सिंपल सी बात है, इसका आंसर जो होगा वो ग्रेटर देन 1 आएगा, है ना, एक से अधिक होगा। अब वो कितना होगा हमें नहीं पता है ना, पर एक से अधिक होगा। तो इसका और को, तो जितने भी पॉइंट्स हम लेंगे एम से ऊपर, हमेशा नीचे लोअर वाला पार्ट जो होगा हमेशा बड़ा होगा, तो इलास्टिसिटी क्या होगी, 1 होगी। तो ए से एम के बीच में कोई भी पॉइंट अगर आप ले लोगे तो इलास्टिसिटी क्या होगी, ग्रेटर देन 1 होगी। वैसे ही अगर ए से एम और बी के बीच में कोई भी पॉइंट लेते हो तो इलास्टिसिटी क्या होगी, लेस देन 1 होगी, और एम पॉइंट पर लेते हो तो इलास्टिसिटी 1 होगी। दो एक्सट्रीम केसेस हैं। अगर ए पॉइंट पर देखें तो ए पॉइंट पर देखोगे तो देखो लोअर पार्ट कितना होगा, ए और बी। तो ए पॉइंट पर अगर देखें इलास्टिसिटी, तो लोअर पार्ट तो ए और बी हो गया, और अपर पार्ट कुछ नहीं है, तो ये जीरो है, तो इनफाइनाइट हो जाएगी, है ना। तो ए पॉइंट पर इलास्टिसिटी कितनी है, इनफाइनाइट है। और अगर मैं बी पॉइंट पर बात करूं तो देखो लोअर पार्ट कुछ भी नहीं है, तो लोअर पार्ट जीरो हो जाएगा, अपॉन में अपर पार्ट क्या हो जाएगा, ए बी। तो यहाँ आंसर क्या आएगा, जीरो आएगा, ओके। सो यहाँ पर मैं अगर डिटेल में बताऊँ, यहाँ पर समरी ब्रीफ में अगर इसे दोबारा बताऊँ जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया है, ओके। सो तो यहाँ पर जो फॉर्मूला होता है वो होता है लोअर पार्ट अपॉन में अपर पार्ट, ओके। सो देखो ये एम और बी के बीच में जो भी इलास्टिसिटी होगी वो लेस देन 1 होगी, ए और एम के बीच में अगर इलास्टिसिटी में फाइंड आउट करना है तो वो ग्रेटर देन 1 होगी, और यहाँ पर क्या होगी, 1 होगी, ओके। ए पॉइंट पर इलास्टिसिटी अभी हमने फाइंड आउट किया, इनफाइनाइट थी, और बी पॉइंट पर हमने इलास्टिसिटी फाइंड आउट की, क्या हुई, जीरो हुई, ओके। सो ग्राफिकल मेथड से ऐसे पता चलता है, और ये फार्मूला होता है उसका, ओके, फाइंड आउट करने का। पर याद रखना कि ये कर्व जो है वो कैसा होना चाहिए, लीनियर डिमांड कर्व होना चाहिए, ओके। इसमें हम तीसरा मेथड डिस्कस करेंगे, एक्सपेंडिचर मेथड, ओके। सो एक्सपेंडिचर मेथड में हम इसे रेवेन्यू मेथड भी कहते हैं। अब एक्सपेंडिचर किसी भी चीज़ पर कैसे पता चलता है, देखो अगर आपने, अगर किसी भी गुड्स का प्राइस जो है वो मान लेते हैं $2 है, और आप जो है वो 10 यूनिट्स खरीदे हो, तो आपने कितना एक्सपेंडिचर कर दिया इस पर, ₹20 कर दिया, है ना, $20 कर दिया। तो ये टोटल कैसे पता चला, आपने पी और क्यू को मल्टीप्लाई कर दिया, ओके। सो एग्जैक्टली यहाँ पर भी जो टोटल एक्सपेंडिचर फाइंड आउट होगा, तो ये अब देखो ये इनकम भी हो सकती है ना, क्योंकि आपने टोटल इनकम, अगर आपने सारा पैसा खर्च कर दिया तो इसका मतलब टोटल एक्सपेंडिचर और इनकम आपस में बराबर होगी, है ना। और अगर एक्सपेंडिचर मान लेते हैं $20 भी है, पर आपकी इनकम एक तरीके से लेते हैं ₹100 है, तो इसका मतलब आपने क्या किया, एक तरीके से टोटल इनकम का 20
परसेंट तो यूज़ किया ना, तो वो इनकम ही हुई एक तरीके से, है ना। तो आप चाहे इसे टोटल एक्सपेंडिचर बोलो या इनकम बोलो, वो एक ही बात है। ओके, सो एक्सपेंडिचर यहाँ वर्ड यूज़ करूँगा मैं, है ना। इसे आउटले यूज वर्ड भी कहते हैं, है ना। आउटले मेथड, आउटले का मतलब होता है एक्सपेंडिचर। ओके, सो यहाँ टोटल एक्सपेंडिचर कैसे फाइंड आउट किया जाता है, प्राइस और क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करके। ओके, तो प्राइस और क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करके टोटल एक्सपेंडिचर आता है। तो देखो यहाँ तीन टाइप की हम इलास्टिसिटी की बात करेंगे। देखो, तो अगर एक होता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू 1 है, दूसरा है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो ग्रेटर देन 1 है, और तीसरा है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो लेस देन 1 है। ओके, सो हम पहले इसकी बात करते हैं, ठीक है। तो जब when there is negative relationship between प्राइस एंड टोटल एक्सपेंडिचर। ओके, अगर प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर के बीच में नेगेटिव रिलेशन देखने को मिल रहा है, ठीक है, तब यहाँ पर इलास्टिसिटी जो होगी वो क्या होगी, मोर देन 1 होगी। ओके, एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल में लेट सपोज करते हैं ये प्राइस है और ये क्वांटिटी है। प्राइस जो है मेरी 60 है, उसके बाद प्राइस कम होकर 50 हो गई। 60 पर कितनी यूनिट खरीदा था, 10, उसके बाद 50 पर कितना हो गया, 13 हो गया, है ना। तो देखो डिमांड लो काम कर रहे हैं यहाँ पर, 60 से 50 हुआ, कीमत कम हुई, प्राइस कम हुआ, तो डिमांड ज़्यादा हो गई। ओके, अब टोटल एक्सपेंडिचर कैसे पता चलेगा, इसको मल्टीप्लाई करके, तो ये कितना आ जाएगा, 600 आएगा, और ये कितना आ जाएगा, 650। तो यहाँ देखो प्राइसेस जो हैं वो कम हुआ है पर टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ा है, तो प्राइसेस कम हुआ है और टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ा है। तो देखो कैसा रिलेशन है इनके बीच में, इनवर्स रिलेशन है या नेगेटिव रिलेशन है। तो ऐसे केस में इलास्टिसिटी क्या होती है, ग्रेटर देन 1 होती है। ओके, और अगर मैं इसे ग्राफ में शो करने की कोशिश करूँ तो नीचे टोटल एक्सपेंडिचर, ऊपर में प्राइसेस, तो यहाँ टोटल एक्सपेंडिचर में ज़्यादा चेंजेस आ रहा है ना। इलास्टिसिटी देखो, मैंने बताया था इसकी इंटरप्रिटेशन में बताया था कि अगर इलास्टिसिटी 1 है तो इसका मतलब प्राइस में भी उतना ही चेंजेस आ रहा है और क्वांटिटी में भी उतनी चेंजेस आ रहा है ना। क्योंकि अगर 1 रुपये से प्राइस चेंज हो रहा है तो क्वांटिटी भी 1 रुपये से चेंज हो रही है। ओके, सेम चेंजेस आ रहा है। पर अगर ये 1 से ज़्यादा है, यानी कि 1.5 है, 2 है, 3 है, इसका मतलब क्या है कि प्राइस में अगर 1 रुपये से चेंजेस आ रहा है तो डिमांड जो है वो 1.5 से चेंज हो रही है, 2 से चेंज हो रही है, 3 से चेंज हो रही है, और प्राइस 1 से ही चेंज हो रहा है। इसका मतलब जो परसेंटेज चेंज इन पी है वो लेस देन है परसेंटेज चेंज इन क्यू से, ठीक है, क्योंकि डिमांड में ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं। तो अगर इलास्टिसिटी 1 से ज़्यादा है तो इसका मतलब डिमांड में ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं प्राइस के कंपेरिजन में। ओके, तो इसका ग्राफ जो होता है थोड़ा फ्लैट बनता है। ओके, ये डिमांड कर्व है। तो देखो अगर प्राइसेस में चेंजेस आते हैं, लेट सपोज करते हैं इतने चेंजेस आ रहा है, तो इसका डिमांड पर ज़्यादा चेंजेस दिखेगा, यानी कि इसका टोटल, तो देखो टोटल एक्सपेंडिचर इतना चेंज हुआ है और डिमांड जो है इतना चेंज हुआ है, मतलब सॉरी प्राइस। ओके, तो देखो प्राइस इतना कम हुआ है, प्राइस का पोर्शन सिर्फ इतना है, पर डिमांड जो है वो इतनी ज़्यादा चेंज हुई है। ओके, सॉरी डिमांड नहीं, टोटल एक्सपेंडिचर, मैं ये वर्ड यूज़ कर रहा हूँ बार बार, ठीक है। तो टोटल एक्सपेंडिचर इतना चेंज हुआ है, तो इनके बीच में कैसा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन अगर है तो इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 होती है ना, क्योंकि यहाँ पर टोटल एक्सपेंडिचर में ज़्यादा चेंजेस आ रहा है। तो ये पहला आपको समझ में आ गया होगा कि जब इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 होती है तो इनके बीच में इनवर्स रिलेशनशिप होता है। ओके, ये टेबल है और ये इसका ग्राफ है। ये थोड़ा फ्लैटर बनेगा, फ्लैटर का मतलब होता है थोड़ा चपटा हुआ बनेगा। ओके, अब हम दूसरे पे चलते हैं। ओके, सो दूसरा पॉइंट है, तो अगर इफ देर इज पॉजिटिव रिलेशनशिप, पॉजिटिव रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है कि अगर प्राइसेस बढ़ रहा है तो टोटल एक्सपेंडिचर भी बढ़ेगा, अगर प्राइसेस कम हो रहा है तो टोटल एक्सपेंडिचर भी कम होगा। ओके, इनवर्स रिलेशन है, ओ सॉरी पॉजिटिव रिलेशन है। तो अगर ऐसा रिलेशन देखने को मिल रहा है प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर के बीच में,
तो इसका मतलब हमारी इलास्टिसिटी क्या है, यहाँ पर लेस देन 1 है। लेस देन 1 का मतलब क्या हुआ, 0.9 है, 0.8 है, 0 है, ठीक है, या 0.5 है। इसका मतलब क्या हुआ कि डिमांड जो है वो कम चेंज हो रही है प्राइस के कंपैरिजन में। ओके जैसे मैंने इंटरप्रिटेशन में बताया था कि अगर इलास्टिसिटी लेट सपोज करते हैं 0.5 है, तो इसका मतलब प्राइस 1 से चेंज हो रहा है पर डिमांड मेरी 0.5 से चेंज हो रही है, तो इसका मतलब प्राइस में ज़्यादा चेंजेस हो रहा है। ओके तो यहाँ पर अगर इनके बीच में पॉजिटिव रिलेशन है टोटल एक्सपेंडिचर और प्राइस के बीच में, तो डिमांड इलास्टिसिटी जो होती है वो क्या होती है, लेस देन 1 होती है, 1 से कम होगी हमेशा। और वो कुछ भी हो सकती है, वो 0.9 भी हो सकती है, 0, इसमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता चलती, ये हमेशा याद रखना। एक्सपेंडिचर मेथड में सिर्फ ये बताता है कि ये लेस देन 1 होगी, मोर देन 1 होगी, या इक्वल टू 1 होगी। ओके ये नहीं बताता कि एग्जैक्ट वैल्यू कितनी होगी। ओके सो एक एग्जांपल लेते हैं टेबुलर फॉर्म में, ठीक है। तो लेट सपोज करते हैं ये प्राइस है, तो ये प्राइस है, ये क्वांटिटी और ये टोटल एक्सपेंडिचर है। प्राइस अगर 60 है, 60 से 50 हो गई, क्वांटिटी जो है वो 10 से 11 हो गई, तो ये कितना आ जाएगा, 600 आ जाएगा, और ये कितना आएगा, 550। देखो प्राइस मेरा बढ़ा है 60, सॉरी प्राइस घटा है मेरा, प्राइस घटा है, तो टोटल एक्सपेंडिचर भी 600 से 555 हो गया, यानी कि टोटल एक्सपेंडिचर भी मेरा कम हुआ है। तो पॉजिटिव रिलेशन है, तो यहाँ इलास्टिसिटी क्या होगी, लेस देन 1 होगी। ओके और अगर मैं इसके ग्राफ की बात करूँ तो इसका ग्राफ कैसा दिखेगा, इसका ग्राफ जो है थोड़ा स्टीपर दिखता है। ओके तो इसका ग्राफ जो है थोड़ा स्टीपर दिखेगा। स्टीपर ये शो करता है कि क्वांटिटी में कम चेंजेस आ रहे हैं पर प्राइस में ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं, है ना। तो देखो लेट सपोज करते हैं ये पहला पॉइंट है डिमांड का, जहाँ पर मेरी डिमांड इतनी है, अगर मैं प्राइसेस इतने से बढ़ाता हूँ, इतने से बढ़ाता हूँ प्राइसेस, तो मेरी डिमांड देखो कितने से बढ़ रही है, सिर्फ इतने से ही कम हो रही है, सॉरी टोटल एक्सपेंडिचर मेरा सिर्फ इतने से ही कम हो रहा है ना। तो इसका मतलब क्या है कि प्राइसेस में ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं और टोटल एक्सपेंडिचर में कम आ रहा है, ठीक है। तो ये क्या शो कर रहा है, ये लेस देन 1 शो कर रहा है। ओके थोड़ा ये खड़ा हुआ दिखेगा, ये है ना, स्टीपर दिखेगा। और हमने मोर देन वाले में, पहले वाले केस में देखा था क्या, कैसा दिखता है, ये थोड़ा फ्लैटर दिखता है, ऐसा दिखता है। ओके सो हम तीसरे की बात करते हैं, इसको मिटा देते हैं। ओके तीसरे में क्या हुआ कि इफ़ प्राइस चेंजेस, यानी कि प्राइस बढ़ भी रहा है, कम हो रहा है, पर नो चेंज इन टोटल एक्सपेंडिचर, टोटल एक्सपेंडिचर मेरा कांस्टेंट है, उस पर कोई भी चेंजेस नहीं हो रहा है। अगर ऐसा केस होता है तो यहाँ पर इलास्टिसिटी क्या होती है, इक्वल टू 1 होती है। ओके इक्वल टू 1 कब होगी, जब प्राइसेस में चेंजेस होंगे पर इसका इम्पैक्ट जो है टोटल एक्सपेंडिचर में नहीं पड़ेगा। ठीक है एक एग्जांपल लेते हैं, लेट सपोज करते हैं प्राइस, ये क्वांटिटी है, तो प्राइस जो है मेरा 60 है, 60 से 50 हो गया, ठीक है, कम हुआ है, तो मेरी क्वांटिटी बढ़ेगी, तो 10 से 12 हो गई। तो यहाँ देखो टोटल एक्सपेंडिचर कितना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 600 आएगा, और इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो अभी भी 600 आएगा। तो प्राइस तो मेरी कम हुई है, प्राइस मेरी कम हुई है, पर मेरा टोटल एक्सपेंडिचर क्या है, कांस्टेंट है। ओके सो ऐसे केस में इलास्टिसिटी क्या होती है, इक्वल टू 1 होती है। तो इसका ग्राफ में कैसा दिखेगा, टोटल एक्सपेंडिचर में चेंजेस नहीं आ रहे हैं, तो इसका ग्राफ ऐसा दिखता है। ओके जहाँ पर प्राइस चाहे बढ़े घटे, मेरा टोटल एक्सपेंडिचर सेम रहेगा। अगर 600 है तो ये 600 ही रहेगा, प्राइस जो है वो 60 से 50 हो रहा है, या 50 से 60, 60 से 70 हो जाएगा, फिर भी मेरा टोटल एक्सपेंडिचर सेम रहेगा। ओके सो एक्सपेंडिचर मेथड में 3 इलास्टिसिटीज़ पता चलती हैं, एक है इलास्टिसिटी ग्रेटर इक्वल टू 1, दूसरा है ग्रेटर देन 1, और तीसरा है लेस देन 1। ओके और फिर हमने ये तीनों के ग्राफ डिस्कस किए कि स्टीपर होते हैं, वर्टिकल होता है, या फिर फ्लैटर होता है। ओके एक बार कंबाइन ग्राफ बनाते हैं कि कैसा दिखेगा। तो देखो पहला क्या था, हमने डिस्कस किया था कि इलास्टिसिटी 1 कब होगी, जब प्राइसेस में चेंजेस होंगे पर टोटल एक्सपेंडिचर मेरा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ओके यहाँ इलास्टिसिटी क्या होती है, ग्रेटर देन 1 होती है। और यहाँ ग्राफ कैसा दिखेगा, वर्टिकल, जहाँ टोटल एक्सपेंडिचर ये है और ये प्राइस है और ये मेरा डिमांड कर्व है। ओके
दूसरा है इलास्टिसिटी जो है वो ग्रेटर देन 1 है। ग्रेटर देन 1 कब होती है? जब प्राइस एंड टोटल एक्सपेंडिचर के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप होता है। और जब इनवर्स रिलेशनशिप होगा तो कर्व कैसा बनेगा? ग्रेटर देन 1 होगा तो फ्लैटर बनेगा, है ना, थोड़ा चपटा सा। और थर्ड हमने देखा कि इलास्टिसिटी लेस देन 1 कब होती है? जब प्राइस एंड टोटल एक्सपेंडिचर के बीच में पॉजिटिव रिलेशन होता है। ओके, और इसका ग्राफ कैसा बनता है? स्टीपर बनता है। तो अगर मैं इसको एक ही ग्राफ में शो करूं, रिप्रेजेंट करूं, तो ये टोटल एक्सपेंडिचर, ये प्राइस, तो कुछ कैसा दिखेगा? ऐसा दिखेगा। ये क्या शो कर रहा है? ये जो लाइन है ये क्या शो कर रही है? यहाँ से यहाँ तक ये शो कर रहा है कि इलास्टिसिटी क्या है? 1 है ना, क्योंकि यहाँ टोटल एक्सपेंडिचर चेंज नहीं हो रहा है। ये क्या शो कर रहा है? देखो ये फ्लैटर है। ओके, सो ऐसे केस में क्या होगा कि ये इलास्टिसिटी जो है क्या है? ये ग्रेटर देन 1 है, और ये जो है ये शो कर रहा है इलास्टिसिटी जो है वो लेस देन 1 है। ओके, सो एक्सपेंडिचर मेथड आपको समझ में आ गया होगा। अगले मेथड पे चलते हैं, आर्क और मिड पॉइंट मेथड। ओके, आर्क और मिड पॉइंट मेथड में क्या होता है कि हम एवरेज वैल्यू से फाइंड आउट करते हैं कि इसकी इलास्टिसिटी कैसे होगी। ओके, सो अगर मैं इसको लिखने की कोशिश करूँ तो ये होगा पर नेगेटिव साइन, चेंज इन क्वांटिटी अपॉन में चेंज इन प्राइस, इनटू में एवरेज वैल्यू पी कैसे निकलेगा? P1 प्लस में P2 यानी कि नया प्राइस, और है ना, डिवाइडेड बाई 2 अपॉन में Q1 प्लस में Q2 डिवाइडेड बाई 2, है ना। एवरेज वैल्यू ऐसी निकलती है। तो अगर ये 2 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या? एक्चुअल में क्या बचेगा? डेल्टा Q अपॉन में डेल्टा P इनटू में P1 प्लस में P2 अपॉन में Q1 प्लस में Q2। ओके, सो ये बचेगा। तो इससे आर्क और मिड पॉइंट मेथड से हम ये निकालते हैं ना, एवरेज मिड पॉइंट, नाम से ही पता चल रहा है कि हम एवरेज वैल्यू ले रहे हैं। ओके, सो यहाँ पर हम एक बार एक एग्जांपल लेते हैं। लेट सपोज करते हैं कि प्राइस जो है वो 5 रुपीज़ था, ठीक है, तो क्वांटिटी 10 यूनिट्स खरीदी जाती थी। अब प्राइस जो है 5 रुपये से 6 रुपये हो गया, तो क्वांटिटी जो है कितनी खरीदी जा रही है? बढ़ गया है, तो क्वांटिटी क्या होगी? कम होगी, सिंपल सी बात है ना। तो लेट सपोज करते हैं ये हो जाती है 5। तो अगर मिड पॉइंट से इसे सॉल्व करने की कोशिश करें तो पहले डेल्टा क्यू डेल्टा पी हमें पता है कैसे निकलता है। डेल्टा पी कैसे निकलेगा? इनके बीच में चेंज कितना हुआ है? 1 का हुआ है, ठीक है, 6 माइनस 5 1। और डेल्टा क्यू में कितने चेंजेस हुआ है? 5 माइनस 10 माइनस 5। ओके, सो एवरेज प्राइस आप निकाल सकते हो डायरेक्ट, या फिर आप P1 और P2 की वैल्यू डायरेक्ट यहाँ रख सकते हो, है ना। तो आप इसी फार्मूले को यूज़ कर सकते हो। तो देखो इलास्टिसिटी कैसे निकलेगी? डेल्टा क्यू कितना है? -5 है, और डेल्टा पी कितना है? 1 है, तो लिख दिया मैंने। और P1 प्लस P2 कितना है? 10 और 5 कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। और 6 और 5 कितना हो जाएगा? सॉरी, P1 P2 11 हो जाएगा, 6 प्लस 5 11, और 10 और कितना हो जाएगा? ये 15 हो जाएगा। ओके, सो ये 11 है और ये कितना है? 15 है। तो ये 5 से इसको कर लो, 5 3 से ये आ जाएगा, और 11/3 कितना आ जाएगा? 11/3 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा। ओके, तो इसकी वैल्यू आएगी 3.67। ओके, अब ये इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि 1 रुपये अगर प्राइसेस चेंजेस हो रहा है तो इसकी यूनिट में कितना चेंजेस होगा? 3.67 यूनिट से चेंज होगा वो। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब डिग्री ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी की बात कर लेते हैं। तो जैसे हमने डिग्री ये देखी कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है उसकी डिग्री क्या होती है, तो ये 5 टाइप की डिग्री होती हैं। ओके, या टाइप ऑफ देख सकते हो कि इलास्टिसिटी क्या होगी। पहला होता है यूनिट इलास्टिसिटी, जब प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो 1 के बराबर है तो इसको हम यूनिट इलास्टिसिटी बोलते हैं। ओके, ऐसे केसेस में क्या होता है कि परसेंटेज चेंज इन जो क्वांटिटी होती है वो बराबर होती है परसेंटेज चेंज इन प्राइस के, है ना, क्योंकि फार्मूला क्या होता है? फार्मूला होता है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी अपॉन में परसेंटेज चेंज इन पी। तो अगर ये आपस में बराबर होंगे तो वैल्यू 1 आएगी ना। तो यूनिट इलास्टिसिटी में क्या होता है? परसेंटेज चेंज इन क्यू और परसेंटेज चेंज इन प्राइस जो है वो बराबर होता है, यानी कि प्राइस में जितना चेंजेस हुआ है उतना ही क्वांटिटी में चेंजेस हुआ है। तो इसका ग्राफ कैसे दिखता है? अगर बनाने की कोशिश करें तो इसका ग्राफ जो है कुछ ऐसा दिखता है ना, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की तरह।
रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ये शो करता है कि जितनी क्वांटिटी में चेंजेस आया है उतना ही, जितना इसमें चेंजेस आया है उतना ही इसमें भी चेंजेस आया है। ओके, सो यहाँ पर जो डिमांड कर्व होगा वो कुछ ऐसा दिखेगा, है ना, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की तरह दिखता है। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ कि इसका कर्व कैसा दिखेगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ओके, आगे बढ़ते हैं। इनइलास्टिक डिमांड कब कहेंगे, जब इलास्टिसिटी लेस देन 1 हो तो इसको हम इनइलास्टिक डिमांड कहते हैं, है ना। लेस देन 1 कब होगा, देखो अब यहाँ वैल्यू कम कैसे आएगी, जब p ज़्यादा बड़ा होगा, है ना, जब डिनोमिनेटर, अगर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से वैल्यू ज़्यादा है तो सिंपल सी बात है वैल्यू क्या होगी, होल जो रेशो है उसकी वैल्यू क्या होगी, 1 से कम होगी। तो जब इलास्टिसिटी इनइलास्टिक होती है तब यहाँ पर परसेंटेज चेंज इन जो क्यों होता है वो लेस देन होता है परसेंटेज चेंज इन p के, यानी कि प्राइसेस में जितने चेंजेस आ रहे हैं वो ज़्यादा हैं क्वांटिटी में जितने चेंजेस आ रहे हैं उसके कंपैरिजन में। ठीक है, तो अगर मैं इसको ग्राफ से शो करने की कोशिश करूं तो कुछ ऐसा दिखेगा। यहाँ क्या है, यहाँ क्वांटिटी है, यहाँ क्या है, प्राइस है। अब देखो, अगर मैं, अब देखना, ध्यान से देखना यहाँ पर जो मैंने अभी ये बताया, अगर मैं प्राइसेस में इतना चेंज करता हूँ, इतना चेंज करता हूँ तो क्वांटिटी में देखो कितना चेंज दिख रहा है मुझे, सिर्फ इतना ही दिख रहा है, और देखो प्राइस में ज़्यादा चेंज हुआ है। तो जब इनइलास्टिक डिमांड होती है तो प्राइसेस में ज़्यादा चेंजेस होते हैं, है ना। अगर आपकी थोड़ी सी भी मैथ सही है तो आप इस फॉर्मूले से ही पता लगा सकते हो कि क्या बड़ा होगा और क्या छोटा होगा, है ना। अगर डिनोमिनेटर ज़्यादा होता है न्यूमरेटर से तो वैल्यू लेस देन 1 आती है, हमेशा इक्वल है तो 1 आती है, और अगर प्राइस जो है वो कम है क्वान्टिटी से तो ग्रेटर देन 1 आएगी, है ना। तो ये उसके अकॉर्डिंग ग्राफ ऐसा बनता है। ओके, सो यहाँ ग्राफ जो है क्या है, थोड़ा स्टीपर है। स्टीपर का मतलब होता है थोड़ा खड़ा हुआ होना, है ना। तो यहाँ ग्राफ जो है क्या है, स्टीपर है, स्टीपर डिमांड कर्व। ओके, इलास्टिक डिमांड कब बोलेंगे, इलास्टिक डिमांड बोलेंगे जब इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 होगी, एक से ज़्यादा होगी। अब इलास्टिसिटी ग्रेटर देन कब होगी, जब एक से ज़्यादा, जो क्वांटिटी में ज़्यादा चेंजेस आएंगे प्राइस के कंपैरिजन में। ओके, यानी कि प्राइस मेरा कम चेंज हो रहा है पर उससे ज़्यादा क्वांटिटी में चेंजेस हो रहे हैं। ठीक है, ऐसे केस में क्या होगा कि डिमांड का मेरा थोड़ा फ्लैटर बनेगा, फ्लैटर का मतलब चपटा बनेगा। ओके, जहाँ पर देखो प्राइसेस में अगर थोड़े से भी चेंजेस आएंगे तो क्वांटिटी में उससे ज़्यादा चेंजेस आएंगे। ये देखो इसमें थोड़ा सा ही चेंज आया पर ये देखो ये कितना वाइड चेंज हुआ है इसमें, है ना। तो इसमें परसेंटेज चेंज इन जो प्राइस है वो लेस देन है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी के, है ना, ये वाला केस है। तो ऐसे में जो कर्व बनता है वो कैसा बनता है, फ्लैटर बनता है। फ्लैटर का मतलब होता है चपटा। तो यहाँ जो डिमांड कर्व बनेगा वो क्या होता है, फ्लैटर होता है ना, फ्लैटर डिमांड कर्व। ओके, फिर दो एक्सट्रीम केसेस हैं। दो एक्सट्रीम केसेस कौन से हैं कि एक तो है परफेक्टली इलास्टिक, जब जब इलास्टिसिटी डिमांड जो है वो इनफाइनाइट होती है, और दूसरा है परफेक्टली इनइलास्टिक, जब इलास्टिसिटी डिमांड जीरो होती है। ओके, अब ध्यान से समझना कि ये इनफाइनाइट, अब देखो इलास्टिसिटी की वैल्यू इनफाइनाइट कब हो सकती है, हमें पता है कि इलास्टिसिटी की वैल्यू क्या होती है, परसेंटेज चेंज इन डेल्टा क्यू अपॉन में परसेंटेज चेंज इन डेल्टा पी, और ये माइनस साइन। अभी इसकी वैल्यू इनफाइनाइट तक कब जाएगी, कोई भी वैल्यू इनफाइनाइट तक जब जाती है जब उसके डिनोमीटर में जीरो आ जाता है, तो इसका मतलब डिनोमीटर क्या है, प्राइस है। तो अगर प्राइस में कोई चेंजेस नहीं हो रहा है, ध्यान से समझना, अगर प्राइस में कोई चेंजेस नहीं हो रहा है, क्वांटिटी में भले ही चेंजेस हो रहे हैं, अगर प्राइस जीरो है उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो इलास्टिसिटी क्या होगी, इनफाइनाइट होगी, अनगिनत होगी, है ना। तो यहाँ पर इसको हम क्या बोलेंगे, जब इलास्टिसिटी इनफाइनाइट होती है इसको हम बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक। देखो एक से ज़्यादा है तो इलास्टिक, और एक से इनफाइनाइट तक है तो परफेक्टली इलास्टिक। ओके, इसका कर्व कैसा बनता है, इसमें क्या होता है, देखो प्राइस में चेंजेस नहीं हो रहे हैं, अब प्राइस में अगर चेंजेस नहीं हो रहे हैं, सिर्फ क्वांटिटी में चेंजेस हो रहा है, तो इसका कर्व कैसा बनेगा, हॉरिजॉन्टल कर्व बनता है। देखो प्राइस में कोई चेंजेस नहीं हो रहा, क्वांटिटी बढ़ रही है कम हो रही है, कोई भी चेंजेस नहीं हो रहा है ना, इस पॉइंट पर प्राइस क्या है, रिमेन कांस्टेंट है। तो ऐसे में जो कर्व बनता है वो कैसा होता है, हॉरिजॉन्टल होता है ना, एक्स एक्सिस के पैरेलल बनता है डिमांड कर्व हमारा। तो परफेक्टली इलास्टिक में परसेंटेज चेंज इन परसेंटेज चेंज इन जो क्यू होता है,
सॉरी परसेंटेज चेंज इन जो प्राइस होता है वो जीरो होता है। और ऐसे केस में अगर ये जीरो है तो आंसर क्या आएगा, इनफाइनाइट आता है ना, जिसे हम परफेक्टली इलास्टिक बोलते हैं। और ऐसे में हमने कर्व देखा कैसा बनता है, हॉरिजॉन्टल बनता है। ओके, हॉरिजॉन्टल डिमांड कर्व या पैरेलल टू एक्स एक्सिस है ना। दूसरा है परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। परफेक्टली इन इलास्टिक कब होता है, जब इलास्टिसिटी जीरो के बराबर आ जाती है। अब देखो इसकी वैल्यू जीरो कब होगी, अगर डिनोमिनेटर जीरो हो गया तो इनफाइनाइट जाएगी, और अगर सॉरी अगर अगर न्यूमरेटर जीरो हो गया तब वैल्यू क्या होगी, जीरो हो जाती है। तो न्यूमरेटर वैल्यू जीरो जब होगा तब इलास्टिसिटी जीरो के बराबर हो जाएगी, है ना। तो अगर इलास्टिसिटी जो है इसकी वैल्यू जीरो है और इसका वैल्यू कुछ है, तो इसका आंसर क्या आता है, जीरो आता है। तो यहाँ पर परसेंटेज चेंज इन क्यू जो होगा वो क्या होता है, जीरो होता है। यानी कि प्राइसेस चेंज हो रहे हैं पर क्वांटिटी पर इसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है, क्वांटिटी सेम है। तो ऐसे में जो ग्राफ बनेगा हमारा वो कैसा बनेगा, वर्टिकल बनता है। जहाँ पर देखो क्वांटिटी क्या है, सेम है, प्राइस कम हो रहा है ज़्यादा हो रहा है, इसका इम्पैक्ट जो है वो क्वांटिटी पर नहीं पड़ रहा है। तो इसका कर्व कैसा बनता है, वर्टिकल एक्सिस पर बनता है ना, वर्टिकल वाई एक्सिस के पैरेलल होता है। तो ये वर्टिकल डिमांड कर्व बनता है। ओके, या फिर पैरेलल टू वाई एक्सिस। ओके, सो ये 5 टाइप्स की डिमांड है जिसमें हमने डिस्कस किया कि कैसे इनका ग्राफ बनता है और इसकी शेप कैसे होती है। ओके, सो आगे बढ़ते हैं हम। सो इसमें हम फैक्टर अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी देखेंगे। ये ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को इम्पैक्ट करते हैं ना। तो पहला है नेचर ऑफ गुड्स। तो नेचर ऑफ गुड्स से भी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है अलग अलग हो सकती है, अलग अलग नेचर ऑफ गुड्स होते हैं। जैसे कंफर्ट गुड्स हो गया, लग्जरी गुड्स हो गया, एंड नेसेसिटी गुड्स हो गए। ओके, तो नेसेसिटी गुड्स में पहले कंपैरिजन करते हैं। जैसे सॉल्ट हो गया, एग्जांपल लेते हैं। सॉल्ट में क्या होता है कि वो हमें हर एक खाने के साथ चाहिए ही होता है ना, वरना खाना जो है वो फीका लगने लग जाता है। तो सॉल्ट जो है एक नेसेसरी गुड्स है जो हमें एक लिमिट क्वांटिटी में चाहिए होता है। अब अगर प्राइसेस में चेंजेस आ रहे हैं, प्राइस बढ़ रहा है या प्राइस कम हो रहा है, तो क्या आप सॉल्ट की क्वांटिटी भी चेंज करते हो ज़्यादा? नहीं, सॉल्ट की क्वांटिटी ज़्यादा चेंज नहीं होती है। ठीक है, लेट सपोज करते हैं सॉल्ट के प्राइस जो है सस्ते हो गए, तो आप क्या ज़्यादा नमक खाने लग जाओगे? तो नमक की जो क्वांटिटी है खाने में वो तो सेम ही रहेगी, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सॉल्ट यानी कि जो नेसेसिटी गुड्स में क्या होता है कि प्राइसेस में तो चेंजेस होते हैं ज़्यादा, पर क्वांटिटी में चेंजेस नहीं हो रहे हैं। तो इलास्टिसिटी कैसे निकलती है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी अपन में परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो प्राइस में अगर ज़्यादा चेंजेस होगा, इसमें अगर ज़्यादा चेंजेस हो रहा है और इसकी वैल्यू कम है इसके कंपैरिजन में, आंसर क्या आएगा, हमेशा आंसर आएगा इलास्टिसिटी लेस देन 1। तो हमेशा, और लेस देन 1 में हमने देखा था कि हम इसको क्या बोलते हैं, इन इलास्टिक डिमांड बोलते हैं। ओके, इन इलास्टिक, जिसमें कर्व कैसा बनता है, फ्लैटर बनता है, ओ स्टीपर बनता है। ओके, थोड़ा खड़ा। तो नेसेसिटी गुड्स में क्या होता है कि इलास्टिक डिमांड क्या होती है, इन इलास्टिक होती है। ओके, एंड कंफर्ट और लग्जरी गुड्स में क्या होता है, इलास्टिसिटी ज़्यादा होती है ना। इलास्ट इसमें क्या होता है कि जैसे एसी हो गया या फ्रीज हो गया या जो महंगे कशंस होते हैं, ठीक है, या सोफाज हो गए, ठीक है। तो ऐसे में अगर उसकी प्राइसेस में चेंजेस आते हैं तो लोग फिर कंज्यूम करना बंद कर देते हैं या कम कर देते हैं, है ना, क्योंकि वो लाइफ के लिए तो इतनी ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। तो अगर ज़्यादा रुपये ज़्यादा महंगा हो गया तो क्यों खरीदें, हम सस्ते सोफे से काम चला लेंगे, है ना। तो इसीलिए लग्जरीज जो आइटम्स होते हैं उनकी जो इलास्टिसिटी होती है वो लेस देन 1 होती है, सॉरी ग्रेटर देन 1 होती है ना। ग्रेटर देन 1 होने का मतलब ये हुआ कि अगर प्राइसेस थोड़ी सी भी बढ़ी तो क्वांटिटी जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी, है ना, क्वांटिटी में ज़्यादा चेंजेस आएगा। दूसरा है अवेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। अवेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, अगर सब्स्टिट्यूट गुड्स हमने देखा था जो एक की जगह पे दूसरे का इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे टी एंड कॉफ़ी, पेप्सी एंड कोला, ये सारे सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं। अगर मार्केट में सब्स्टिट्यूट गुड्स अवेलेबल हैं तब इसकी इलास्टिसिटी जो होती है वो ग्रेटर देन 1 होती है। क्यों? अगर टी के प्राइसेस में चेंजेस होते हैं तो लोग जो है वो कॉफ़ी की तरफ शिफ्ट हो सकते हैं, है ना। तो ऐसे में क्या होता है कि अगर टी के प्राइसेस में चेंजेस हुए हैं तो टी की डिमांड इतनी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा चेंजेस हो जाएगी, क्योंकि लोग जो है वो शिफ्ट हो जाएंगे कॉफ़ी की तरफ। ओके, तो इसकी क्वांटिटी अगर
प्राइस टी का थोड़ा सा भी बढ़ा तो क्वांटिटी जो है वो क्या होगी, ज़्यादा कम हो जाएगी, है ना, क्योंकि अवेलेबल है मार्केट में, कॉफ़ी अवेलेबल है तो लोग कॉफ़ी की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। पर लेट सपोज करते हैं अगर वो मार्केट में अवेलेबल ही नहीं है तो नॉट अवेलेबल, यानी कि अगर प्राइसेस कम हुई तो वो शिफ्ट ही नहीं हो सकती क्योंकि मार्केट में इस जैसा कोई और प्रोडक्ट है ही नहीं या इसका अल्टरनेटिव। तो ऐसे केस में क्या होता है कि क्वांटिटी बहुत ज़्यादा कम होती है, यानी कि अगर प्राइसेस बढ़े तो जितना प्राइसेस बढ़ा है क्वांटिटी उससे थोड़ी कम होगी, है ना। प्राइसेस अगर इतना बढ़ा है तो क्वांटिटी क्या होगी, थोड़ी सी ही कम होगी। तो इसको हम बोल सकते हैं इलास्टिसिटी क्या होती है, लेस देन वन होती है। और अगर प्राइसेस कम हुए हैं तो इलास्टिसिटी क्या होगी, अगर प्राइसेस थोड़े से कम हुए हैं तो इलास्टिसिटी क्या होगी, तो और उससे ज़्यादा बढ़ेगी, है ना। तो यानी कि इलास्टिसिटी लेस देन वन कब होती है, जब परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी जो है वो लेस देन होता है परसेंटेज चेंज इन प्राइस से। ओके, तो ऐसे केस में तो जो अगर मार्केट में अवेलेबल है तो प्राइस जैसे ही बढ़ी उसकी प्राइस जैसे ही थोड़ा सा बढ़ा उसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा डाउन हो जाती है ना, क्योंकि लोग शिफ्ट हो जाते हैं, और अगर नहीं है तो उनको कंज्यूम करना पड़ता है भले ही प्राइस बढ़े, है ना। तो अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स अगर अवेलेबल है तो लेस देन वन होगी, लेस देन सॉरी ग्रेटर देन वन होगी, इसको हम इलास्टिक डिमांड बोलते हैं। और अगर लेस देन वन है तो इसको हम इन इलास्टिक डिमांड बोलते हैं, है ना। थर्ड जो फैक्टर है वो है लेवल ऑफ इनकम। Income level have a considerable effect on the elasticity of demand. The elasticity of demand for a commodity is generally very low for higher income level groups. Okay, so अगर इनकम आपकी बहुत ज़्यादा हाई है तब आपकी इलास्टिसिटी जो होगी क्या होगी, लेस देन वन होगी, क्योंकि आपकी अगर इनकम ज़्यादा है तो आप कंज्यूम कर लोगे। प्राइस भले ही इतना बढ़ जाए फिर भी आप क्वांटिटी क्या करोगे, कम कम नहीं करोगे, क्योंकि आपके पास पैसा है, आप फिर भी कंज्यूम कर लोगे। अगर प्राइसेस बढ़ जाएं फिर भी आप कंज्यूम कर लोगे, है ना। तो क्वांटिटी में ज़्यादा फ़र्क नहीं दिखेगा, प्राइसेस भले ही ज़्यादा बढ़ जाएं। तो अगर प्राइसेस ज़्यादा बढ़ रहे हैं और क्वांटिटी में कम फ़र्क हो रहा है तो इलास्टिसिटी क्या होगी, कम होगी। ये ध्यान रखना कि अगर क्वांटिटी में कम चेंजेस हो रहा है तो इलास्टिसिटी कम होगी, अगर क्वांटिटी में ज़्यादा चेंजेस हो रहा है तो इलास्टिसिटी ज़्यादा होगी। अब देखो, तो हायर लेवल ऑफ इनकम में इलास्टिसिटी लेस देन वन होती है, इसका मतलब इन इलास्टिक डिमांड होता है इनकम लेवल अगर ज़्यादा है तो। और अगर इनकम लेवल कम है, यानी कि जिसकी सैलरी कम है, इनकम कम नहीं हो रही यहाँ पर, इनकम लेवल कम है उसका, ओके, यानी कि कम सैलरी है उसकी, तो ऐसे में क्या होता है, इलास्टिसिटी ज़्यादा होती है क्योंकि वो पोस्टपोन कर देते हैं, है ना। यानी कि क्वांटिटी ज़्यादा चेंज, थोड़ा सा भी प्राइस बढ़ा तो वो फिर कंज्यूम करना ही बंद कर देंगे क्योंकि इनकम ही नहीं है उनकी ज़्यादा। पर अमीर क्या करते हैं, वो खरीद लेते हैं फिर भी, है ना। क्वांटिटी में ज़्यादा चेंजेस नहीं होते, यहाँ क्वांटिटी ज़्यादा चेंजेस होती है। और क्वांटिटी में जब ज़्यादा चेंजेस होंगे प्राइस के कंपैरिजन में तो इलास्टिसिटी ग्रेटर देन वन होगी, जिसको हम क्या बोलते हैं, इलास्टिक डिमांड। ओके, सो द चेंज इन प्राइस डज नॉट बॉदर द पीपल फ्रॉम सच ग्रुप्स। हायर इनकम लेवल में क्या होता है कि वो प्राइस अगर चेंज हुआ, बढ़ भी गया तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। डज नॉट बोदर द पीपल फ्रॉम सच ग्रुप्स, वेयर इज द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर अ कम्युनिटी इज वेरी हाई, ये हाई है फॉर पीपल बिलोंगिंग टू लो इनकम लेवल ग्रुप्स। पुअर पीपल आर हाईली अफेक्टेड बाय द चेंज इन द प्राइसेस ऑफ द कमोडिटी। ओके, सो हाई लेवल ऑफ इनकम है तो इन इलास्टिक है, लो लेवल ऑफ इनकम है तो इलास्टिक है। ओके, सेकेंड लास्ट पॉइंट है हैबिट्स ऑफ द कंज्यूमर। ओके, सो कभी कभी कंज्यूमर क्या होता है, किसी चीज़ का आदती हो जाता है ना, हैबिट्स लग जाती है उसकी, जैसे स्मोकिंग की लत लग गई उसको। जब स्मोकिंग की लत लग गई तो भले ही स्मोकिंग सिगरेट या जो भी है इसके प्राइसेस बढ़ रहे हैं फिर भी वो उसको कंज्यूम करेगा, तो क्वांटिटी में ज़्यादा चेंजेस नहीं होंगे, इसलिए इसकी इलास्टिसिटी क्या होती है, इन इलास्टिक होती है, यानी कि लेस देन वन। क्वांटिटी में ज़्यादा चेंजेस नहीं होंगे, इलास्टिसिटी लेस देन वन। ओके, पर अगर हैबिट्स नहीं है तो इलास्टिसिटी ग्रेटर देन वन होगी, है ना। या जैसे किसी को नशे की लत लग जाती है, ठीक है, तो ऐसे में क्या होता है, वो उसे चाहिए बस, भले ही प्राइस आसमान छू रहे हो फिर भी वो चाहिए, है ना। फिफ्थ पॉइंट है प्रोपोर्शन ऑफ इनकम ऑफ द कंजम्पशन। अगर इनकम का कितना पार्ट कंज्यूम किया जा रहा है, अगर ये ज़्यादा है ना, अगर आप लार्ज प्रोपोर्शन खर्च कर रहे हो इनकम का, लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ इनकम, अगर 100 रुपये आपकी इनकम है और 80 रुपये किसी चीज़ पे खर्च कर रहे हो तो इसकी इलास्टिसिटी क्या होती है, ग्रेटर देन वन होती है। ओके, ग्रेटर देन वन का मतलब है कि अगर आप ज़्यादा
अपने 100 रुपये का 80% आप किसी वस्तु में खर्च कर रहे हो और उसके प्राइसेस बढ़ जाएं तो क्या करोगे आप? उसका कंजम्पशन कम कर दोगे, है ना, क्योंकि सारा पैसा वहीं चला जाएगा तो और कहाँ काम आएगा फिर। तो ऐसी इलास्टिसिटी क्या होती है, यानी क्वांटिटी में फिर ज़्यादा चेंजेस आ जाएंगे, कम हो जाएगा, प्राइस थोड़ा सा बड़ा, क्वांटिटी ज़्यादा चेंजेस हो जाएगी। तो इलास्टिसिटी क्या होगी, लेस देन और ग्रेटर देन 1 होगी। इसको हम क्या बोलते हैं, इलास्टिक डिमांड। और अगर स्मॉल प्रोपोर्शन खर्च किया जा रहा है तो स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ इनकम, लेट सपोज करते हैं आपकी 100 रुपीज़ ऑफ इनकम है, 5 रुपये का एक कप की चाय आती है, 5 रुपये से 6 हो गया, तो आप क्या कंज्यूम करना बंद कर दोगे? नहीं, आप फिर भी कंज्यूम करोगे, तो क्वांटिटी में ज़्यादा चेंजेस नहीं होंगे, क्योंकि ये छोटा सा पार्ट है ना, इनकम का छोटा सा पार्ट है, इसलिए आप तब भी कंज्यूम करोगे भले ही प्राइसेस क्यों ना बढ़ जाए या कम हो जाए, है ना। तो ऐसे केसेस में क्या होता है कि जब आप छोटा पार्ट कंज्यूम करते हो तो इनकम पे ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता, तो इसीलिए आप कंज्यूम कर ही लेते हो, तो क्वांटिटी में ज़्यादा चेंजेस नहीं होते हैं, और जब नहीं होंगे तो इलास्टिसिटी लेस देन 1 होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इन इलास्टिक डिमांड बोलते हैं। ओके, और भी पॉइंट्स हैं, जैसे ये 5 पॉइंट हमने डिस्कस कर लिए, 1-2 पॉइंट और है, एक पॉइंट और है, इसे हम डिस्कस कर लेते हैं। टाइम पीरियड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। टाइम पीरियड का मतलब लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। सो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म भी है, ये भी क्या करता है, ये प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड को इम्पैक्ट करता है। टाइम पीरियड, तो 2 टाइम पीरियड लेते हैं हम। पहला है शॉर्ट रन, दूसरा है लॉन्ग रन। अब शॉर्ट रन में कोई चीज़ आपको पसंद आ जाती है, ठीक है, और आप उसकी प्राइसेस में चेंजेस आते हैं, तो आप क्या करोगे, क्वांटिटी में चेंजेस नहीं करोगे, क्योंकि वो बहुत कम समय है, आपको अगर पसंद आ गया तो आपको ख़रीदना ही पड़ेगा, है ना, या आप ख़रीद ही लेते हो। जैसे ठंडी बहुत ज़्यादा लग रही है तो आप क्या करोगे, परचेज़ कर लोगे। ओके, या आपको कहीं शादी में जाना है, तो ये मतलब आपको डिसीजन जो है वो शॉर्ट टर्म में ही लेना है, तो आपको अगर नए कपड़े चाहिए तो आप खरीदोगे ही, भले ही उसके प्राइसेस क्यों ना थोड़े बढ़ गए हो, है ना। तो यहाँ क्या होती है, डिमांड में ज़्यादा चेंजेस नहीं होते हैं, इसलिए लेस देन 1 होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इन इलास्टिक डिमांड। तो शॉर्ट टर्म में डिमांड क्या होती है, इन इलास्टिक होती है। लॉन्ग टर्म में क्या होता है कि अगर मान लेते हैं कोई चीज़ आज पसंद आई है, तो अगर हम क्या कर सकते हैं, पोस्टपोन भी कर सकते हैं। लेट सपोज करते हैं कि आपको कल अगर शादी है, आपको कपड़े की ज़रूरत है, शॉर्ट टर्म है आपके पास डिसीजन लेने का, तो इसमें क्या करोगे आप कि आपको अब कपड़े चाहिए ही चाहिए, है ना, तो आप क्या करोगे, आप कंज्यूम करना ही पड़ेगा आपको, भले ही प्राइसेस उसने क्यों ना बढ़ा दी हो, तो इलास्टिसिटी लेस देन 1 है। पर लेट सपोज करते हैं 1 साल बाद शादी है, और क्या आप अभी लोगे, तो आप अभी ले भी सकते हो और नहीं भी ले सकते हो, है ना, क्योंकि आपके पास एक लंबा पीरियड है, हो सकता है आपका टेस्ट एंड प्रेफरेंस या जो आपका बिहेवियर है कंज्यूमर बाय करने का वो चेंज हो जाए, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म में क्या होता है कि आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम होता है सोचने समझने का, और इसमें प्राइसेस में भी फ्लैक्चुएशन हो सकते हैं, इसलिए आप क्या करते हो, अगर प्राइसेस थोड़ा सा भी बढ़ा तो आप कंज्यूम ही नहीं करोगे, है ना, क्योंकि आपके पास टाइम ज़्यादा है, आपका बिहेवियर, आपका टेस्ट एंड प्रेफरेंस चेंज हो सकता है लॉन्ग टर्म में, है ना। तो ऐसे में क्या होता है, इलास्टिसिटी बहुत ज़्यादा चेंज हो जाती है, अगर प्राइस थोड़ा सा भी बढ़ा तो क्वांटिटी क्या होती है, बहुत ज़्यादा कम हो जाती है ना, तो इलास्टिसिटी क्या होगी, लेस देन और ग्रेटर देन 1 होगी, जिसको हम क्या बोलते हैं, इलास्टिक डिमांड। ओके, सो डिमांड वाला चैप्टर यहाँ पर ख़त्म होता है। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो यूनिट 2 जो है वो कंप्लीट होती है, कंज्यूमर इक्विपमेंट डिमांड। ओके, थैंक यू।